वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डीएस इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 7 का मैथमेटिक्स का आपका पेपर है मिड टर्म का। तो मिड टर्म में जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह आ रहे हैं, आपने सैम्पल पेपर और पिछले साल का मिड टर्म का पेपर तो देख लिया होगा। मैंने उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ना जो भी चैप्टर आ रहा है इसकी ना मैंने पूरी की पूरी क्या करा है कि सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो आप पेपर बहुत आसानी से कर पाए। इसलिए मैं इन फॉर्मूलों को आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे। ठीक है, और आपने ये वाला जो पेपर आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगर नहीं किया तो आप चैनल में जाकर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलों के बारे में। देखिए, पहला है मल्टीप्लाई रूल। अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। जैसे देखो 3 3 9, ये माइनस लगा तो आगे माइनस लगा देंगे। ऐसे 3 3 9 होगा। देखो मल्टीप्लाई रूल है तो दो रकम जो भी होगी उसकी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे? अगर प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस प्लस है तो प्लस। प्लस लगाओ या नहीं लगाओ मर्जी होती है। माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस कट गया तो 4 आ गया। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मैंने इसी को यहां पर लिखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो बराबर आएगा। अगर आपसे पूछेगा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि इसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर प्लस वाली है तो ये एडिटिव हो जाएगी, योज्य हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई है तो ये गुणात्मक हो जाएगी। फिर उसके बाद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पर बाद में ब्रैकेट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे मर्जी लिख लो, हमेशा बराबर हो। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए में जीरो जोड़ो या जीरो में ए जोड़ो, आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं योग तस्मक प्रॉपर्टी। ठीक है, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए हमेशा ए के बराबर होगा। जैसे एग्जाम में आ जाना कि 4 प्लस जीरो किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम कहता है योग तस्मक आइडेंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। अगर मल्टीप्लाई है तो इसका आगे मल्टीप्लिकेटिव लग जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। ठीक है, गुणन की मतलब गुणा की। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पर हमने पढ़ी थी ना योग तस्मक, तो यहाँ पर गुणात्मक तस्मक बता रहा है। तो अगर ए को किससे मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 से कर रहे हैं, तो जैसे अगर किससे भी करोगे तो वही आएगा, अलग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अगर माइनस लगा है, नहीं लगा तो ए हो जाएगा। माइनस ए मल्टीप्लाई 1 कर रहे तो माइनस ए होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस 1 है तो ए हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाई ए करो तो वो हमेशा ए के बराबर होता है। फिर आ जाओ एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लीकेशन। देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा था ना, ये एडिशन वाली है। कौन सी? एडिशन, जमा करने वाली। और ये कौन सी? गुणात्मक। ठीक है, इसको हिंदी में साहचर्य गुणात्मक बोलते हैं ना। तो ये कौन सी? योज्य, जमा करने वाली। जैसे ये योग लिख लो, आपकी मर्जी है। ये गुणात्मक है। ठीक है, गुणात्मक साहचर्य। ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम आपसे पूछ सकता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितर्कता। इसमें क्या होता है कि आपने ए को बाहर लिख लिया और बी और सी जो है प्लस में है। या आप ऐसे करो
ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगा दो, तो हमेशा आंसर बराबर आएगा। ठीक है, मतलब बोर्ड मास के रूल से चल रहा है। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है। इस बार में पहले इनको जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये कह रहा है हमेशा आंसर सेम निकलेगा। ऐसे ही माइनस वाला भी रूल सेम आएगा। अब आ जाए डिवीजन, मतलब अगर हम उसे भाग कर रहे हैं, तो अगर ए को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित। आप इसको इनफिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 0 को ए से करोगे तो 0 आ जाएगा, ए को 1 से करोगे तो ए आएगा। जैसे 100 को हमने 1 से किया तो 100 आया, डिवाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको ये काफी हेल्प करेगा, और इससे अगर कोई क्वेश्चन निकला तो आप इसी तरीके से कर पाओगे। ये मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स को देख के एनालिसिस करके सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आपका जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको रेंज निकालने आनी चाहिए। रेंज मतलब हिंदी में परास बोलते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर आपको घटा देना है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये नंबर दे रखे हैं, तो रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो कितना आ गया? 93 आ गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे परास बोलेंगे। ठीक है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे। फिर आपको बताना चाहिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है माध्य, और फॉर्मूला होता है अनुप्रयोगों का योग बटे में अनुप्रयोगों की संख्या। जैसे एग्जाम में मान लिया क्वेश्चन आ गया, इसने बोला इसका माध्य निकालिए, ठीक है, इसका मीन निकालिए। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जितने जने हैं उन सबको जोड़ के 4 जने तो 4 से डिवाइड कर दो। 2 4 6 6 12, 12 8 20, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 आ। फिर क्या है? मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 अपॉन में 2, और बाहर क्या लग जाएगा? ts लग जाएगा। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। जैसे अगर ये 4 नंबर दे रखे तो इसके बिल्कुल बीच में 2 नंबर ये लेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा। इसे बोलते हैं माध्यक। अगर बीच में एक जन है तो वही आंसर है, लेकिन अगर बीच में 2 जने हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या? n प्लस 1 अपॉन में 2। n किससे कहते हैं? कितने जने हैं? 1 2 3 4 जने हैं, तो 4। ठीक है, देखो शॉर्टकट मैंने आपको ऐसे कहा है, फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने दिखवा दिया, एमसीक्यू में टिक करने को आएगा तो आप लगा दोगे। रूल यह है कि सबसे पहले n लिखो, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग मतलब छोटा, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा। फिर मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार होता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है। अगर कोई भी ज्यादा बार नहीं तो सभी को मोड लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 8 3 8 5 5 2, तो और यहाँ पर 5 लिखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यह मोड कौन है। तो देखो 8 2 बार है, लेकिन 5 कितनी बार? 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है? 5, तो यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में टैली मार्क्स पूछ लेगा कि कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे डालते हैं, 5वीं लाइन डाल देंगे तो इसे बोलेंगे टैली मार्क्स। तो मिलानचिन्ह के आगे 5 5 10, तो आपसे पूछेगा कितने हैं। बार ग्राफ कैसे होता है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, और ये क्या कहलाती है? ये इसकी लंबाई कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? इसकी चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, और ये अगर डबल डबल आ जाए, जैसे किसी बच्चे के फर्स्ट टर्म में मार्क्स इतने, सेकंड टर्म में इतने, ये आपने प्रैक्टिस करी होगी। फिर लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर पे आ जाओ, रेखाएं और कोण। तो पहला है, आपको सबसे पहले बताना चाहिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जिसका टोटल 90 होता है। जैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो 90 में से 70 गए 20, तो दूसरा कितना होगा? 20 डिग्री का होगा। सप्लीमेंट किसे कहते हैं? इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, सप्लीमेंट जैसे मान लो अगर एक 110 का है तो दूसरा कितने का होगा? 180 में से 110 घटाए 70 बचे। देखिए कॉम्प्लीमेंट में टोटल करने पे 90 आता है, सप्लीमेंट में टोटल करने पे 180 आता है। हिंदी में संपूरक, इसको हिंदी में पूरक कहते हैं।
लीनियर पेयर का मतलब होता है जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इस लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका टोटल 180 डिग्री होता है। अब आ जाओ, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अंदर वाले इन दोनों का टोटल 180 होता है, इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले ये 110 का है, ये कितने का हो? 70 डिग्री का, क्योंकि अंदर के इन एंगल का टोटल 180 होता है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्योंकि जेड बन रहा है। ठीक है, ये अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये 70 का है तो ये कितने का होगा? 70 का। अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा? 110 का। ठीक है, और अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा ना, आप वहां पर डी रख के देख लो कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये जितने भी एंगल ये जो पढ़ रहे हो ना, ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी, इस तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, जब दो लाइन के ऊपर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। जैसे ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये इक्वल होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? संगत कोण। अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये 70 का है या ये 120 का है तो ये कितने का होगा? ये भी 120 का होगा। ठीक है, फिर पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे रेल की पटरी हो गई। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, उससे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? जिसका टोटल अंदर का 180 होता है। ये वाला था ना इंटीरियर एंगल। तो जब आपसे पूछेगा ना ये कौन सा एंगल है, तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। अब देखो, आपको पता होना चाहिए पैरामीटर। ठीक है, एंड, ये एंड लिख रहा था मैं, एंड एरिया। तो हिंदी में पैरामीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि पैरामीटर और एरिया में फर्क क्या होता है। पैरामीटर ना इस बाउंड्री को बोलते हैं, और जबकि एरिया जो है ना अंदर की इस चीज को बोलते हैं। अगर तीन साइड है तो उसे ट्राइंगल बोलेंगे, और ट्राइंगल में भी अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसे इक्विलेटरल बोलेंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस बोलेंगे, हिंदी में भी याद रखना। और अगर तीन साइड है, ये और ये तीनों अलग अलग है तो इसे स्केलिन बोलेंगे। और अगर एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरीके से, तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालेंगे। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। देखो, त्रिभुज ऐसे बनाओ या त्रिभुज ऐसे बनाओ, आपको बेस कौन सा लेना है? जैसे आप बेस ये लोगे तो इसका हाइट ये बड़ी दोगे, इस वाले में बेस ये लोगे तो हाइट ये मानी जाएगी, बेस ये होगा तो हाइट ये। देखो, बेस इसको भी बोल सकते हो कि जब कॉपी घुमा दो तो अपने भी नीचे हो गया ना। अगर फिगर उल्टी आ जाए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को उल्टा कर देना। ठीक है, देखिए वैसे तो यही फॉर्मूला काफी है, तो जो पता है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट याद करना चाहते हैं, जैसे अगर आपसे ट्राइंगल का बेस पूछ ले तो आप एरिया का डबल करके हाइट से डिवाइड कर दो। अगर आपसे हाइट पूछ ले तो एरिया का डबल करके बेस से डिवाइड कर दो। हिंदी में देखो, त्रिभुज का आधार 2 गुणा में क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई है, ये कटा हुआ है। ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो 2 गुणा में क्षेत्रफल बटे में आधार। ऊंचाई पूछेगा तो आधार लिखना है, आधार पूछेगा तो ऊंचाई लिखना है। अब आ जाओ पैरेललोग्राम। किसे कहते हैं पैरेललोग्राम? इस तरीके से जो फिगर होती है। ठीक है, तो देखो आपसे अगर डायगोनल पूछे ना, जो कोनों को मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। तो कितने डायगोनल होते हैं? 2।
वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा था। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा तो बेस इनटू हाइट। देखो अगर आप इसको बेस लोगे तो इस पे हाइट चाहिए, ये हाइट ले ली। और अगर आपने इसका ये बेस ले लिया तो आप जो है यहाँ से हाइट ले सकते हैं। समझे मेरी बात? आपको ये ध्यान रखना, बेस इसको लोगे उसी पे वही हाइट लेनी चाहिए। लेकिन एरिया आप ये बेस लेके ये हाइट ले लो या ये बेस लेके ये हाइट ले लो, एरिया हमेशा सेम निकलता है। ठीक है, तो आपने डबल वाले क्वेश्चन करे होंगे ना, जिसमें एक बार एरिया निकालना पड़ता है, एक बार बेस निकालना पड़ता है। तो जब पहले एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और जब आपको बेस निकालना है या आपको हाइट निकालनी तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एरिया वाई रख देना, बेस या हाइट आपकी बदल जाएगी। जिसके ऊपर लाइन डली होती है ना वो बेस होता है, और जो लाइन डली से हाइट कहते हैं। अगर इस पे लाइन डली है तो ये क्या कहलाएगी, आपकी हाइट, और ये बेस कहलाएगा। ये देखिए एरिया अपॉन में हाइट, AREA एरिया अपॉन में HEIGST, ठीक है। और एरिया अपॉन में बेस, देखो इसमें दो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बनते हैं। लेकिन जो ट्रायंगल है ना उसमें जो है ना पैरेललोग्राम का वो आधा होता है एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा एरिया अपॉन में हाइट। तो उसके बाद ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या। देखो ये आपको पता होना चाहिए, सर्कल होता है। सर्कल में इसको सेंटर कहते हैं, और ये जो चीज होती है ना, ये इस बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं या पैरीमीटर कहते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, हिंदी में देखो इसे वृत्त कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, इस बाउंड्री को हम परिमाप कहते हैं। हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में पैरीमीटर बोल दो। हिंदी में इसको परिधि भी कहते हैं, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर और सर्कमफ्रेंस, इसको अगर मिला दोगे तो जो लाइन बनेगी इसको हम रेडियस कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर अपॉन में 2 हो जाएगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देखो सेमी सर्कल है ये, ऐसे देखो आधा सर्कल, आधा सर्कल पे क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कर देते। एग्जाम में बोलता है कि आपके पास एक चांद जो डी होता है ना, डी वो है, तो उसका पैरीमीटर निकालो। तो अगर ये पूरा 14 दे देगा और बोलेगा इसका पैरीमीटर निकालो, तो 14 का आधा कितना हो गया, 7। तो आपको पता है सेमी सर्कल के पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री को बंद करना है। तो ये होता है फॉर्मूला, पैरीमीटर सेमी सर्कल πr + 2r। अब जो बच्चे पूरे इंटरेस्ट से मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो बिना अभी मेरे सोल्व करवाए ये बताएं कि जो ये चांद टाइप की चीज बनती है, और अगर इसकी पूरी की पूरी ये चीज डायमीटर 14, रेडियस नहीं डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 14 है, तो आप बताओ कि इस पूरे का पैरीमीटर कितना होगा। देखो अब मैं तो करवा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के खुद ट्राई करना। देखो फॉर्मूला आपके सामने है, πr + 2r। तो देखो πr + 2r का फॉर्मूला लगा देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। r कितना, देखो जब पूरा 14 है तो r कितने का होगा, 7। r कितना है, 7। बस पूरी की पूरी ये लाइन 14 है, यानी कि डायमीटर 14 है, तो रेडियस आधी होती है ना, 7 से कट गया 22, 7 दूनी 14, 4 2 6, 2 1 3, 36 आ गया। तो जिस बच्चे ने 36 लिखा है या 36 इसका आया, वेरी गुड, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इस ऐसे लिखा ना सेमी सर्कल। अगर सर्कमफ्रेंस बोलेगा तो खाली इसको लेते हैं, लेकिन अगर वो पैरीमीटर लेगा तो πr में 2 रेडियस जोड़ देंगे। अब ये ऐसे बना हुआ आ जाए एग्जाम में, ये ऐसे बना आ जाए, या बोल दे चांद है, ठीक है, जो आप डी जिसका यूज करते हो वो है, तो निकालो। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डायमीटर निकालना तो क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, और अगर रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का आधा कर देंगे। तो रेडियस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन में 2 कर दो, ठीक है, व्यास का आधा कर दो। अगर आपको एरिया दे रखा है और आपको रेडियस निकालनी है
तो आप एरिया में पाई लिख के रूट में कर देंगे। ठीक है, मान लेता हूं मैं ये क्वेश्चन, मान लो एरिया हमें दे रखा है 154 और हमसे पूछा है रेडियस निकालो। तो हम ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे 154 बटे में पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 बटे में 7 होती है। तो यहाँ 22 आ गया और ये 7 ऊपर चला जाएगा। भाई नीचे जो 7 होता है ऊपर चले जाता है ना, 22 सत्ते 154 होता है। तो 2 बार 7 हो गया तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। तो इस तरीके से रेडियस निकल जाएगी। आप अगर फॉर्मूले याद करोगे, देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से कर पाओगे। और प्लस आपको अप्लाई करने आने चाहिए। अगर रेडियस सर्कल आपको निकाले और सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है, अगर आपको बाउंड्री दे रखी है तो बाउंड्री के से डिवाइड करेंगे 2 पाई को। और अगर आपको एरिया दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, तो आप एरिया को पाई से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर। और फिर रूट से 2 में से बाहर निकल जाते ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर अंदर 4 है तो मैंने 2 दूनी 4 कर दिया, तो 2 में से 2 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें कितनी होती है? 3 होती है। समद्विबाहु में 1 होती है, स्केलर में 0 होती है, पैरेललोग्राम में 0 होती है। ये आपकी बुक में है ना, आप ये अच्छे से करेंगे। सर्कल में कितनी तो मैंने होती है। अब जैसे आपसे पूछेगा कि जैसे 17 डिग्री है, क्या ये रोटेशन होगा? तो आपको देखना है 17 17 17 17 जोड़ते चले जाओ, क्या उसमें 360 बन पाएगा? अगर पूरा सर्कल बन जाए तो ही वो हम बोलेंगे उसमें रोटेशन है। ठीक है, इस तरीके से आप बोले क्वेश्चन देखना। अभी क्वेश्चन के थोड़े से फॉर्मूले बच्चे हैं यहाँ पे। देखो अगर नीचे का बेस सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अगर माइनस है, बेस सेम है, तो इसको एक बार लिखा, क्योंकि छठी के क्वेश्चन भी आपके कोर्स में आएंगे ना, तो एक में से एक 0 आ गया। अगर नीचे का बेस सेम है तो वही नीचे वाले को सेम लिखेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, घटा देंगे और जमा है तो जमा कर देंगे। लेकिन अगर बेस अलग आ गया तो कैसे करेंगे? 3 पंजे 15, 7 एकम 7, 7 या 21। देख लो कैसे करा, 15 में 7 के 8, 21 का 21। इसको कैसे करेंगे? अगर मल्टीप्लाई है तो देख लो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। फिर किसके टेबल में दोनों आते हैं? 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 7 21। अब कोई बच्चा कहे सर इसे ऐसे काट दूं, 2 में 7 आ गया, वो शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको शॉर्टकट आ गया तो और अच्छी बात है। अगर डिवाइड लिखा आ गया तो 3/7 का 3/7 डिवाइड है ना, तो 8/5 का 5/8 हो जाएगा। और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर कटे तो काट दो, नहीं तो छोड़ो पर। अब देखो सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल कैसे निकालें। तो अर्धवृत्त की परिधि ये लिखी मैंने, पाई आर लिखा है, तो वही चीज दोबारा लिख दी। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो मैंने यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख के नहीं दिया था। तो पाई आर स्क्वायर अपन में 2 करेंगे। 2 बार 2 नहीं आएगा, एक बार आएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले ये चीज, तो आपको बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देना है। पाई आर स्क्वायर, फिर 1 पाई आर स्क्वायर 2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने इसने जगह छोड़ दी थी। मान लो आपको एग्जाम में इसने बोला है कि ये पूरा 19 है, ठीक है, और इसने बोला ये 10 है। तो आप मुझे बताओ रेडियस कितनी होगी छोटे वाले की? इसको R1 मानो, ये कितनी होगी? देखो पूरा 19 है और ये 10 है, तो ये कितना बचा? 9 बचा ना। समझ में आई? पूरा 19 है और ये चौड़ाई आपकी 10 है, तो ये कितनी बची? 9। R2 कितना है? देखो रेडियस जो होती है ना, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक होती है। अब बताओ R2 कितने की? सेंटर से सर्कमफ्रेंस बड़े वाले सर्कल की, तो ये R2 हो गया। तो कितना आएगा? 19 लेंगे। देखिए 10 का रोल इतना ही था कि अंदर की रेडियस हम निकाल पाए। 19 में से 10 के 9 बचे।
अगर इसने बोल दिया कि ये निकालो, शेड रीजन निकालो, तो आपको सेम ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देखो मैंने R1 यहाँ पे छोटे वाले को माना है, R2 बड़े वाले को, तो यहाँ पर मैं R2 माइनस R1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूले के साथ लिखा तो ये 2 यहाँ पर लगा देते हैं। बस छोटे वाले को R1 बोलते, बड़े वाले को R2 बोलते, क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था वो ओड भी लग रहा था। ठीक है, बड़े वाले को मैंने R2 बोल दिया, छोटे वाले को R1 बोल दिया। अब फॉर्मूला पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये 1। अब इसमें आप कॉमन ले लो, क्या है, पाई कॉमन है, R2 और ये R1। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। R2 कितना है पूरा, 19 का स्क्वायर, और R1 कितना है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 22/7, जब इन दोनों पे स्क्वायर लगाना, या तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करो, फिर घटा दो। ये शॉर्टकट तरीका, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस बी का। 19 में से 9 का 10, 19 और 9 कितना हो गए, 28। ठीक है, 7 से काटो, 7 चौको 28। तो अब तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 लग गया, 880 आ गया, 880। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया। कितना आसान तरीके से हो गया ना, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछेगा, मान लो उसने पूछा कि 2 सर्कल है, अंदर वाले की सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो 2πr1 लगा दो, और बाहर वाले की क्या होगी, 2πr2 लगा दो। और अगर इसने बोला पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो 3.14 ले लो, और अगर पाई की वैल्यू 22/7 बोले तो 22/7 ले लेना, जो बोलेगा वही करना। ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन है। बुक वाले में ना आपसे सरकमफ्रेंस फर्स्ट पार्ट की, सरकमफ्रेंस सेकंड पार्ट की पूछी थी, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया था बुक वाले क्वेश्चन को लेकर। बस यहाँ पे एरिया सिखा दिया मैंने, क्योंकि जब एरिया बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और जब आपसे बेस बोलेगा, सॉरी सरकमफ्रेंस बोलेगा, तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, और ये पता है कौन सा क्वेश्चन है, 17वें नंबर पे है। ये कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है ना मिनट वाली, वो 1 घंटे बाद कितना एरिया कवर करेगी। खुद सोचो, ये मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद वापस वहीं पे आ जाएगी, तो पूरा सर्कल इसने कवर कर दिया। और पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ये समझ में आ जाए कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसने ये नहीं बोला कि भाई सर्कल का एरिया निकालो, तो बोला घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1 घंटे में जब चक्कर लगा लेगी तो उतना एरिया निकालो, तो पूरा सर्कल होगा, तो पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, 15, फिर दोबारा 15, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करनी है, आपका काम है। फिर ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में से है कि स्क्वायर है, स्क्वायर में से सर्कल को अगर हम काट देंगे तो ये चीज बचेगी, तो निकालो। देखो सबसे पहले आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, साइड मल्टीप्लाई साइड, निकाल दिया। फिर आपको सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सॉल्व कर दिया, फिर इसमें से ये घटा देंगे, कि मैंने घटा दिया, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ गया, कि शेष जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें से घटा दें। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। केस स्टडी में आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा, 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मोड सिखा दिया, सबसे ज्यादा पर 8 है तो मोड 8 मिलाएगा। मीन सिखा दी, सबको जोड़ के जितने जने से भाग कर देंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एन लिखा, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बीच में कौन आ रहा है, देखो इधर से 3 गायब कर दे, 3, तो बीच में कौन आ रहा है, 4, तो 4 आंसर आएगा। फॉर्मूला अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट करो, बीच में जो बच रहा वही आंसर आ जाए। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8, सबसे छोटा 2, 8 में से 2 होगा, 6 आ जाएगा। टैली मार्क्स आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है, शुरू के, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबको जोड़ा 15, और नीचे क्या 5, 15 को 5 से भाग करा, 3 आ गया, तो इस तरीके से आपका मीन 3 निकल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर होता है वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। देखो प्राइम नंबर, और ये केवल अपने टेबल में आते हैं, और इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं।
एक हो जाएगा और एक खुद का टेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा 4 होता है, फिर 6 8 चलता रहेगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 3 5 जो 2 से नहीं कटते हैं। ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो केवल दुनिया में एक ही है, वो 2। ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 5 7, मतलब जो इवन नहीं है। देखो इवन प्राइम नंबर एक ही है, लेकिन ऑड प्राइम नंबर बहुत सारे हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहे कि ऑड प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा कौन सा है? 3 हो गया। ठीक है, और एक क्या है? एक ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब ना तो वो अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य संख्या है। ये लिखा मैंने, ना ही अभाज्य ना ही भाज्य, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।